Hello everyone, welcome back to our channel. So here I am with a new series. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपना रिव्यू जरूर कमेंट में टाइप कर देना. So without further ado, let's get into the explanation. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान ने अभी जीना सीखा ही था, जब ना कोई बादशाह था और ना ही कोई मुल्क, तब दुनिया कैसी थी? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही दास्तान की जहां ताकत, धोखा और खून का ऐसा खेल शुरू होता है जो आपको हिला कर रख देगा. कहानी शुरू होती है एक अंधेरी झोपड़ी से, जहां एक माँ जिसका नाम है आसा होन शदीद गर्मी में पसीना पसीना हो रही है. उसे एक खौफनाक ख्वाब आ रहा है. उसी वक्त एक ब्लू सांप झोपड़ी के अंदर आता है और उसके मासूम बच्चे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है. माँ ख्वाब में चीखती है और जैसे ही सांप बच्चे पर झपट्टा मारता है, उस ब्लू रंग के होंठ वाले बच्चे की आंखें अचानक पर्पल रंग में चमक उठती हैं. इसी दौरान बैकग्राउंड में एक कदीम और पुरानी जबान में नरेशन शुरू हो जाती है. जब इंसान दरख्तों से उतरा, उसने आग पर काबू पाया और हाथों में खंजर थामे हथियार बनाकर रास्ते खोले और बीज बोकर जमीन पर बसेरा किया. ये उस दौर की बात है जब ना कोई मुल्क था, ना कोई राजा, जब इंसान ने ख्वाब देखना भी नहीं सीखा था. ये दास्तान है हमारी कदीम माओ की धरती की और इस जगह का नाम है अर्थ. सीन बदलता है और हम घने जंगलात में कुछ इंसानी ट्राइब्समैन को देखते हैं. ये लोग किसी ऐसी मखलूक का शिकार करने निकले हैं जो इतनी तेजी से आती है कि पलक झपकते ही इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देती है. उन्हें समझ आता है कि वो शिकार नहीं कर रहे बल्कि वो खुद शिकार बन चुके हैं. सब मारे जाते हैं, सिर्फ एक शख्स बचा रहता है जिसका नाम है मोक्वांग. वो मदद के लिए धुएं का सिग्नल शुरू करने की कोशिश करता है, पर अचानक उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा हो जाता है. एक अजीब इंसानों जैसी मखलूक जिसके हाथों में तेज नाखून है और जिसका खून ब्लू है. ये एक नियंथाल है. वो नियंथाल नंगे पांव आग को बुझाता है और अपनी कदीम जुबान में कहता है, ये जमीन सबकी है. जैसे ही वो मोक्वांग पर हमला करने लगता है, उसे परिंदों की आवाज आती है. तभी आसमानों से तीरों की बारिश होती है. इंसानों की रीइंफोर्समेंट आ चुकी थी. उनका लीडर मोबेक गुस्से में नियंथाल्स को बददुआ देता है. मोक्वांग बच तो जाता है पर जख्मी हो जाता है और इशारा करता है कि वो क्रिएचर किस तरफ भागा है. मोबेक उनका पीछा करते हुए पुरानी बातें याद करता है और सोचता है आखिर ये सब कहाँ गलत हुआ. कहानी फ्लैशबैक में चलती है. व्हाइट माउंटेन के ऊंचे पहाड़ पर सानियोक ट्राइब का लीडर सानओंग और उनका काउंसिल नियंथाल से मिलने पहुंचे थे. नियंथाल देखने में बहुत अजीब और खौफनाक लगते हैं. उन्होंने अपने सरों पर जानवरों की खोपड़ियां यानी कि स्कल पहनी हुई हैं. नियंथाल लीडर पूछता है, तुम इंसानों को क्या चाहिए? सानोंग की इंटरप्रेटर आसा होन बातें ट्रांसलेट करती है. सानोंग कहता है कि वो एक अलायंस चाहते हैं ताकि मिलकर बहुत दौलत कमाई जा सके. नियंथाल लीडर हंसकर कहता है, कुदरत हमें सब कुछ देती है, हमें और क्या चाहिए? तभी मोबेक एक पत्थर से कपड़ा हटाता है जहाँ खेती बाड़ी का सामान होता है. जाओ, मकई, गार्लिक और मगवोर्ट जैसा सामान. सानोंग कहता है, ये खेती बाड़ी है इंसानी टेक्नोलॉजी. तुम हमें अपनी ताकत और अपनी जरखेज जमीन दो, बदले में हम तुम्हें पूरे अर्थ पर हुकूमत करने की ताकत देंगे. लेकिन नियंथाल लीडर बहुत चालाक और बेपरवाह होता है. वो कहता है, तुम्हें हमारी जमीन चाहिए पर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमें ये लहसुन और मगवोर्ट नहीं खाते. नियंथाल इस डील को लात मारकर वहाँ से चले जाता है. उनके पीछे एक और खौफनाक नियंथाल जाता है जिसका नाम है रगूस, जिसने अपनी पीठ पर शेर की खाल पहनी हुई है. इंसान वापस बेस कैंप आते हैं. आर्थडल में उस वक्त कहत चल रहा था, इसलिए उन्हें वो जमीन हर हाल में चाहिए थी. आसाहुन कहती हैं कि हमें तोहफे भेजकर उन्हें मनाना चाहिए, पर बाकी इंसान
जंग चाहते थे। वहीं पर महबूब की मुलाकात सांगों के जवान बेटे तैगुन से होती है। तैगुन एक पिंजरे में बंद परिंदे को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, तो इसका मतलब अब हमारी जंग है। और दोस्तों, ये जंग शुरू होती है पर बहुत जल्द खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसानों ने एक निहायत ही गंदा और चालाक प्लान बनाया था। उन्होंने एक ऐसी बीमारी ढूंढ निकाली थी जो सिर्फ घोड़ों और नियंथाल को लगती थी। उन्होंने ब्लैंकेट को इन्फेक्ट किया और मासूम आसाहोन को धोखे से वो ब्लैंकेट देकर नियंथाल्स के पास तोहफे के तौर पर भेज दिया। एक रात आसाहोन जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि नियंथाल माएं उस बीमार ब्लैंकेट की वजह से तड़प तड़प कर मर रही हैं। तभी उसके साथी इंसान उसे भागने को कहते हैं, क्योंकि पूरे जंगल को आग लगाने का प्लान था। तैगुन के कहने पर उन परिंदों के जरिए जिन्हें वो देखता था, जंगल पर फायर एरोज बरसाए गए। चारों तरफ आग लग जाती है। नियंथाल्स बीमारी और आग में जलकर मरने लगते हैं। शेर की खाल वाला रागुस सिर्फ एक बच्चे को बचा पाता है। आसाहोन को जब समझ आता है कि उससे धोखे से गुनाह करवाया गया है, तो वो आर्थडल वापस जाने से इनकार कर देती है। तभी रागुस वहाँ आकर बचे हुए इंसानी सिपाहियों का दिल चीर देता है। रागुस आसाहोन की तरफ बढ़ता है, पर जब वो देखता है कि आसाहोन की गोद में एक नियंथाल बच्चा है, तो वो रुक जाता है। रागुस को भी बीमारी हो चुकी थी। वो नीला खून थूकते हुए गिर जाता है। आसाहोन देखती है कि रागुस की पीठ पर एक और बच्चा बंधा हुआ है। वो रागुस से कहती है, हमें इन बच्चों को बचाना होगा। जंगल के किनारे इंसानी सिपाही बचे कुचे नियंथाल्स को बहुत बुरी तरह मार रहे थे और हंस रहे थे। मूबैग सोचता है कि नियंथाल्स ताकतवर थे, उनके पास नाइट विजन थी, पर इंसानों के पास धोखा, आग और सबसे बढ़कर तैगुन था। ये पूरा जहरीला मास्टर प्लान किसी और का नहीं बल्कि तैगुन का ही था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मूबैग और उसके सिपाही रागुस जो बच गया था को घेर लेते हैं। रागुस अपने बच्चे को झाड़ियों में एक दवाई के साथ छुपा देता है। वो बेबी रागुस और आसाहोन का है और अकेले ही सब पर टूट पड़ता है। वो हवा में उड़ते हुए तीरों को डोज करता है, लोगों के हाथ पांव उखाड़ देता है। पास ही एक छोटा नियंथाल लड़का जिसे आसाहोन ने उस रात बचाया था, ये सब देख रहा होता है और भागकर आसाहोन को बताने जाता है। आसाहोन जो अभी तक झोपड़ी में थी, अचानक एक ख्वाब से जागती हैं। वो इंसान थी और इंसान ख्वाब नहीं देख सकते थे। ख्वाब में उसे एक बच्चे ने वार्निंग दी थी कि अगर वो दोबारा मिली तो मारी जाएगी और उसे किसी गाने वाले शख्स के पीछे नहीं जाना। आसाहोन को अब पता चलता है कि उसके 2 बच्चों में से एक बच्चा गायब है। एक्चुअली ये एक इगोतो है जो कि हाफ ह्यूमन है और हाफ नियंथाल। आसाहोन अपने दूसरे बच्चे को ढूंढने भागती है। दूसरी तरफ रागुस जख्मी होने के बाद भी मूबैग का गला दबा देता है, पर तभी एक तीर आकर उसके गले के आर पार हो जाता है। ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि बड़े हो चुके तैगुन ने चलाया था। रागुस मरते हुए कहता है, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था, तुम सब इंसान एक दूसरे को काट कर मर जाओगे। सिपाही उसकी बात नहीं समझते क्योंकि उनके लिए ख्वाब एक अजीब चीज थी। तैगुन वहाँ आकर एक जख्मी सिपाही को सुकून देने के बहाने उसका गला काट देता है और खुद को गॉड ऑफ यूनियन यानी कि आरामुन हाय सुलह की तरह पेश करता है। फिर झाड़ियों में उन्हें वही इगोतो बच्चा मिलता है जो रागुस ने छुपाया था। सिपाही कहते हैं कि ये बुरा शकुन है, पर तैगुन उस बच्चे को उठा लेता है। जब 2 सिपाही इस पर एतराज करते हैं तो तैगुन पलक झपकते ही उन दोनों इंसानी सिपाहियों को कत्ल कर देता है। आसाहोन ये सब झाड़ियों से देख रही होती है। जब वो देखती है कि तैगुन उसके बच्चे को उठाकर एक धुन गुनगुनाता हुआ जा रहा है, तो उसे ख्वाब की वार्निंग याद आ जाती है कि गाने वाले शख्स के पीछे मत जाना। उसी रात नियंथाल लड़का रोते आसाहोन को ढूंढ लेता है। रागुस की लाश दरख्त पर लटकी हुई थी। आसाहोन रोती है और कहती है कि उसने ख्वाब में जिस लड़के को देखा उसके हाथ में हथौड़ा और फूल थे। वो आरमुन हायसुला था, यानी आर्थडल का खुदा।
उसे लगता है कि उस पर गॉड का कर्ज है क्योंकि उसने इंसानों से गद्दारी की और इगोतो बच्चों को बोर्न किया। आसा होन फैसला करती है कि वो अपने बचे हुए बच्चे यानी युनसुम को लेकर लार्क चली जाएगी, एक ऐसी जगह जहां आर्थडेल के खुदाओं का साया भी नहीं पहुंच सकता। वो 10 साल तक मुश्किल रास्तों, नदियों और पहाड़ों को पार करती हुई लार्क की दीवार तक पहुंच जाती है। वहां आर्थडेल में 10 साल बीत चुके हैं। टैगोन अब एक महान वॉरियर बन चुका है। वो नियंथाल्स की आखिरी लाश की खोपड़ी को तोड़कर सबके साथ जश्न मनाता है। वहाँ उसकी मुलाकात पायरेटेड लीडर की बेटी तायलहा से होती है। तायलहा उसे उस इगोतो बच्चे के खत देती है जिसे टैगोन ने 10 साल पहले बचाया था। वो बच्चा टैगोन को बाप मानता है। तायलहा कहती है कि अगर ये पकड़ा गया तो हम दोनों मर जाएंगे, पर टैगोन कहता है कि बड़े होने पर इसके बैक के नीले स्केल्स खुद ही खत्म हो जाएंगे। सान ओंग टैगोन को अब लार्क फतह करने के लिए भेजना चाहता है ताकि वहाँ से गुलाम लाए जा सके। लार्क के पहाड़ों में 10 साल का युनसुम अपनी माँ के पास भागता हुआ आता है। उसके बैक पर नीले स्केल्स हैं और उसके हाथ में नमक का पत्थर है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसे लार्क जाने का रास्ता मिल गया है। दोनों माँ बेटा गर्म चश्मों और आग जैसे रास्तों से गुजरते हैं जिससे आसा होन के पाँव बुरी तरह चल जाते हैं। एक रात जंगल में उन्हें भेड़िए घेर लेते हैं। अपनी माँ को बचाने के लिए युनसुम की आंखें फिर से पर्पल चमकती हैं और वो सुपर स्पीड से भेड़ियों पर झपट्टा मारता है। उसका पर्पल खून उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। तभी वहाँ लार्क का एक कबीला आता है और स्पेयर से भेड़ियों को भगा देता है। आसा होन जब होश में आती हैं तो वो आसपास के नजारा देखकर थक जाती हैं। उस कबीले की एक छोटी लड़की के पास हथौड़ा था और युनसुम के हाथ में फूल थे। ये बिल्कुल वही ख्वाब था। आसा होन रो पड़ती हैं और समझ जाती हैं कि आरामुन हायसुला ने उसे चालाकबाजी से यहाँ पहुँचाया है ताकि युनसुम ही उनका खुदा बन सके। मतलब कि जो खुदा उसने अपने ख्वाब में 10 साल पहले देखा था, जिसके हाथ में एक हथौड़ा और फूल थे, वो कोई और नहीं युनसुम ही था। वो मरने से पहले युनसुम को अपना नेकलेस देती हैं और कहती हैं जब तुम्हारे स्केल्स झड़ जाएं तो इस जगह वापस लौट आना आरामुन। और इतना कहकर आसा होन दम तोड़ देती हैं। कहानी फिर सालों आगे बढ़ती है। युनसुम अब पूरा जवान हो चुका है। वो ख्वाब में अपनी माँ को पुकारते हुए अचानक जागता है। उस कबीले के लोग उसे हैरत और खौफ से देखते हैं और उसका बुजुर्ग पूछता है, युनसुम क्या तुमने अभी एक ख्वाब देखा? क्योंकि लार्क के लोग भी ख्वाब नहीं देख सकते थे। यहीं ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, युनसुम का क्या नसीब होगा? क्या वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने आर्थडेल वापस जाएगा? और टैगोन जब लार्क आएगा तो क्या दोनों भाइयों का सामना होगा? अपना रिव्यू जरूर कमेंट में लीव करना। तो टिल द नेक्स्ट एपिसोड, गुड बाय।